हाय दोस्तों, मैं हूं सुबोध विधुआ। इस वीडियो में फिर मैं आपके लिए बहुत खास प्रोग्राम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मित्रों मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इंग्लिश से हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक हम हिंदी से इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। यदि आप लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं मित्रों, तो आपको हिंदी से इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको इंग्लिश से हिंदी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा मित्रों। जब तक आप अंग्रेजी से हिंदी का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपनी अंग्रेजी की किसी भी किताब के पाठ को, इंग्लिश की मैगज़ीन को नहीं समझ सकते हैं, और ना ही आप किसी के द्वारा बोली हुई अंग्रेजी या किसी के द्वारा अंग्रेजी में किए हुए क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। इसलिए मित्रों, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, किसी के प्रश्नों का जवाब इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश से हिंदी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए मित्रों, इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, और इस प्रोग्राम में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं मित्रों। इंग्लिश में हम सभी जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। लेकिन मित्रों, हम हिंदी के सेंटेंस में पहचानते कैसे हैं? समस्या हमें यहाँ आती है कि जब हम सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते, हम ऑब्जेक्ट को नहीं निकाल पाते, हम वर्ब को नहीं समझ पाते, हम कॉम्प्लीमेंट को नहीं समझ पाते। तो चलिए मित्रों, इसमें मैं आपको आज हिंदी से भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और वर्ब निकालना बताऊंगा, और कंपटीशन के स्तर से आपको मैं इंग्लिश सेंटेंस में भी सब्जेक्ट छांटना, ऑब्जेक्ट छांटना और कॉम्प्लीमेंट छांटना बताऊंगा। चलिए मित्रों, पहले बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट की। तो मित्रों, सब्जेक्ट आपका एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। आप जानते हो कि आपका सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है, नाउन से मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को या गुण को संज्ञा कहते हैं, तो आपका कोई नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या आपका सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, या आपका सब्जेक्ट कोई इंट्रोडक्टरी एडवर्ब यानी देयर हो सकता है मित्रों, करेक्ट। जीरंड या इन्फिनेटिव में से हो सकता है, यानी वर्ब भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे रीड एक वर्ब होती है, रीड का रीडिंग, आप इन्फिनेटिव से टू रीड कह सकते हो, करेक्ट। और आपका कोई एक, आपका सब्जेक्ट कोई फ्रेज बन सकता है, फ्रेज जैसे रीडिंग इन द क्लास, रीडिंग इन द क्लास। अब ये एक शब्द तो नहीं है, रीडिंग भी, इन द क्लास भी है, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट एक क्लॉज भी बन सकता है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर बन सकता है, और आपका क्रियावाचक संज्ञा वो आपका बन सकती है, या आपका फ्रेज भी बन सकता है और आपका क्लॉज भी बन सकता है। तो चलिए मित्रों, हम पहले समझते हैं कि सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे छांटें। अब वो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो चाहे हिंदी का सेंटेंस हो। चलिए पहले हिंदी से शुरू करते हैं, क्योंकि हिंदी से यदि आपकी समझ में आ गया तो इंग्लिश से छांटने में समस्या नहीं है। इंग्लिश के सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को आसानी से छांट सकते हो, ऑब्जेक्ट को आसानी से निकाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट को आसानी से समझ सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आती है हिंदी के सेंटेंस में। चलिए हिंदी से देखते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, आपका सब्जेक्ट वाक्य में सबसे आगे होता है, और सब्जेक्ट को पता करने के लिए आपको कौन, किसने से प्रश्न करना पड़ता है। वाक्य में दी गई क्रिया से जैसे ही आप कौन से प्रश्न करोगे, जो भी उत्तर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। किसने से प्रश्न करोगे, जो भी उत्तर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। जैसे वह आज मैदान में मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो क्रिकेट खेल रहा क्रिया इसमें, ठीक है। कौन खेल रहा है, तो आपका उत्तर आया वह है। दूसरे में देखो, पढ़ना एक अच्छी आदत होती है। अच्छी आदत क्या होती है? पढ़ना, सब्जेक्ट मिल गया। पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया उड़ गई। उड़ गई, कौन उड़ गई? कौन उड़ गई? एक काली चिड़िया भर नहीं कहेंगे, क्योंकि पेड़ पर बैठी है वो, तो पूरा आपको फ्रेज बताना पड़ेगा। तो कौन उड़ गई? पेड़ पर बैठी एक काली चिड़िया उड़ गई, ये आपका क्या कहलाया? पूरा सब्जेक्ट कहलाया। सुबह टहलना लाभदायक होता है। लाभदायक क्या होता है? सुबह टहलना, ठीक है। तो यानी आपको सब्जेक्ट छांटने के लिए कौन या किसने से प्रश्न क्रिया से करना पड़ेगा। फिर बारी आती है मित्रों हेल्पिंग वर्ब की।
हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है? हेल्पिंग वर्ब वाक्य के सबसे अंत में होती है, हिंदी के वाक्य में। ठीक है भाई, अंग्रेजी में तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन हिंदी में कहाँ होती है? सबसे अंत में। हेल्पिंग वर्ब हिंदी वाक्य में सबसे अंत में होती है। ये है जिससे टेंस को पहचानते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो जिस शब्द से आप टेंस को पहचानते हो वो वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में दिया होता है, वही आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। नंबर 3, वर्ब। वर्ब कहाँ होती है? हिंदी वाक्य में वर्ब कहाँ होती है? इंग्लिश वाक्य में तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के वर्ब, यानी इंग्लिश में तो नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 वर्ब। आपने नंबर 3 पर ये नंबर 3 वर्ब इंग्लिश के सेंटेंस में तो खोज लिया, लेकिन हिंदी के सेंटेंस में कहाँ होता है मित्रों? तो क्रिया वाक्य के अंत में होती है, लेकिन कहाँ होती है? पहचान यानी सहायक क्रिया से पहले जुड़ी होती है। जैसे ये है, अंत में क्या है? रहा है, दिया है, इसके पहले जुड़ी होती है, इसके साथ में जुड़ी होती है, ये है। ठीक है, तो खेल, खेल का मतलब खेल ना, ये आपकी क्रिया हो गई। यानी नंबर 1 पे आपका सब्जेक्ट, पीछे से अब आपको नंबर डालना है, नंबर 2, फिर उसके आगे बढ़ोगे तो नंबर 3, ये आपको क्रिया मिल गई। नंबर 4, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट जो कर्म होता वो हमेशा क्रिया के पहले होता है। ये जो क्रिया है ना, इसके पहले क्या है? ये है क्रिकेट। ठीक, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, 4 नंबर पर ये कहाँ होता है? क्रिया के पहले होता है। ठीक है, और अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो इसके लिए एक इसमें उपाय और दिया है कि इसका पता करने के लिए कि ऑब्जेक्ट ये है कि नहीं है, इसका पता करने के लिए हमें क्रिया से क्या या किसको से प्रश्न करना पड़ता है। अगर आप क्रिया से क्या से प्रश्न करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। यदि आप किसको से प्रश्न करोगे तो उसके उत्तर में जो भी आएगा तो भी आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। अब आप कहोगे क्या से करेंगे, किसको से? तो मित्रों, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे निर्जीव कहते हैं। तो मित्रों, यदि आप क्या से क्वेश्चन करोगे तो आप पाओगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप किसको से प्रश्न करेंगे तो पाओगे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखो, वह आज मैदान में मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो वह मेरे साथ क्या खेल रहा है? क्या खेल रहा है? क्रिकेट, अर्थात ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला। वह आज मैदान में मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो वह आज मैदान में क्रिकेट किसके साथ खेल रहा है? किसकी? तो मेरे साथ। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव। ठीक है, तो किस, क्या, किसको या किसके से जब आप प्रश्न करोगे, किसको या किसके से करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप क्या से प्रश्न करोगे तो हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। फिर आता है मित्रों कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मित्रों, ये आपका हिंदी वाक्य में जैसे ही आप ऑब्जेक्ट खत्म करेंगे जो भी होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ये भी जब ज़्यादा शब्द होते हैं तो पूरे टुकड़े के टुकड़े अलग कर लिए जाते हैं पूरे सेंटेंस में। जैसे वह अलग, आज, मैदान में ये अलग हो गया, मेरे साथ ये अलग हो गया, क्रिकेट ये अलग हो गया, खेल अलग हो गया, रहा है अलग हो गया, हमने टुकड़े कर लिए। अब आपने देखा कि सब्जेक्ट नंबर 1 पर पीछे से चले, पीछे से नंबर 2 सहायक क्रिया, फिर नंबर 3 बढ़े, फिर और बढ़े आगे तो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इस तरीके से आपने डाल लिए। ठीक है, लेकिन आपको अब पता चल गया कि सब्जेक्ट वाक्य में सबसे पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में होती है, वर्ब हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बगल बिल्कुल सटी हुई आगे लगी होती है। फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट 2 तरीके से पता करते हैं। क्या से प्रश्न करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, किसको या किसके से प्रश्न करोगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। इसके बाद पूरा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब मित्रों कॉम्प्लीमेंट कैसे पता करते हैं? कॉम्प्लीमेंट तो ये पता हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट के पहले कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, लेकिन जिस प्रकार से क्या या किसको या किसके से प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट का पता चलता है, वैसे कॉम्प्लीमेंट पता करने के लिए आपको कब, कैसे और कहाँ से प्रश्न करके आप कॉम्प्लीमेंट का ही पता कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अब इसको सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं, फिर उसका हिंदी करके बताते हैं कि कैसे आपको इंग्लिश का हिंदी
बनाना है और हिंदी का इंग्लिश कैसे आसानी से बनेगा। चलिए देखो, पहले सब्जेक्ट आ गया, ही आया, ठीक है। इसके बाद पीछे से चले, पीछे से नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, अंग्रेजी में नंबर 2 इधर दिया है, आपको नंबर पहला भर पहले डालना, फिर पीछे से गिनती उल्टी करके डाल दो, ठीक है। तो ही रहा है के हिसाब से इज लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य इज आर एम आईएनजी लगेगा, तो इज लग गया। खेल का मतलब खेलना होता है प्ले, तो प्ले में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा मित्रों, ठीक है। फिर क्रिकेट हो गया, फिर आपका क्रिकेट के बाद क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे साथ, विथ मी, ठीक है। फिर मैदान में, इन द फील्ड, ठीक है। फिर आज, टुडे। ये हुआ आपका इंग्लिश का सेंटेंस, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए पहले आपको हिंदी से इंग्लिश बताया ताकि हम लोगों ने अभी तक हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ा है, ठीक है। अब मैं इस हिंदी से इंग्लिश बताने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी से हिंदी कैसे बनाना है। तो देखें जरा, आप देखिए, जैसे आपने इसमें डाला था ना, पहला शब्द नंबर 1, ठीक है, फिर पीछे से नंबर 2, फिर उसके आगे बढ़े तो 3, उसके आगे बढ़े 4, उसके आगे बढ़े 5, फिर 6, यानी पहला नंबर पहले, फिर पीछे से डाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे नंबर डाला। ऐसे ही आप अंग्रेजी में डाल दीजिए, ठीक है। जैसे पहला 1, पीछे से डालिए टुडे 2, इसके भी टुकड़े टुकड़े कर लो, टुडे, इन द फील्ड, विथ मी, क्रिकेट, प्लेइंग, इज। आपने ये टुकड़े कर लिए, इतने टुकड़े हो गए। गिनती आपको ऐसी डालनी है, पहला शब्द पहले, फिर पीछे से नंबर 2, फिर आगे बढ़े नंबर 3, फिर आगे बढ़े नंबर 4, फिर आगे बढ़े नंबर 5, फिर आगे बढ़े नंबर 6 और फिर आगे बढ़े नंबर 7, ठीक है। अब इसका जब आप हिंदी निकालोगे तो हिंदी कैसे निकलेगी, ये देखिए, हिंदी भी देखिए, इसी में बिल्कुल वैसे ही निकल आएगी ऑटोमेटिक। पहला शब्द पहले, ही मीन्स वह, अब पीछे से टुडे, पीछे से आपको हमेशा सब पीछे से ही चलना है। टुडे मीन्स आज, इन द फील्ड मैदान में, हो गया। फिर विथ मी मेरे साथ, फिर क्रिकेट, फिर प्ले मीन्स खेलना, ना नहीं लगाते कभी भी, खेल भर लगाएंगे आप पहले, ठीक है। खेलना केवल एक जगह लगाते हैं, वो भी शॉर्ट मार्ट और टू, जहां पर चाहिए मॉडल का प्रयोग होता है वहां पर ना लगाते हैं। जैसे मुझे खेलना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ना उसमें आता है। बकाया किसी भी टेंस में या कहीं भी आपको ना देखने को नहीं मिलेगा, खेल। इसके बाद ये प्लेइंग हो गया। अब आया इज और आईएनजी का मतलब रहा है, तो खेल रहा है। तो मित्रों वही बात हो गई, पहला शब्द नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये हिंदी है, मान लो अगर इसकी हमें इंग्लिश बनाना हो मित्रों, तो वही बिल्कुल सेम करना है आपको। नंबर 1 पीछे से डालो, रहा है नंबर 2, खेल नंबर 3, क्रिकेट नंबर 4, मेरे साथ नंबर 5, मैदान में नंबर 6 और टुडे नंबर 7। अब लीजिए आप पहला शब्द, अब 1, 2, 3, 4, 5 करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके इसको जोड़ दीजिए। यानी पहला शब्द पहले, फिर पीछे से एक एक की अंग्रेजी बनाती हुई चले जाइए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो ये तो हुआ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का पहचानना। अब मित्रों आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मान लीजिए अगर यही सेंटेंस क्या से शुरू हो, प्रश्नवाचक हो, ये सेंटेंस क्या से शुरू हो, तो क्या हम क्या को सब्जेक्ट मानेंगे चूंकि ये पहले आया है? तो नहीं मित्रों, क्वेश्चन वर्ड को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे आप। अगर क्या से शुरू हुआ है तो वो क्या आपका सब्जेक्ट में नहीं आएगा, वो एक क्वेश्चन वर्ड है, वो एक प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है मित्रों, प्रश्न करने के काम आता है, उसको आप सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। अब मित्रों दूसरा एक एग्जाम्पल है, पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया उड़ गई। आपको इसको कैसे बनाएंगे आप? पेड़ पर बैठी हुई काली चिड़िया उड़ गई। अब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अगर वाक्य में वर्ब नहीं है, अगर केवल फ्रेज है, तो फ्रेज हमेशा पीछे से ही बनाते हैं। जैसे
जैसे आप देखें कि पेड़ पर बैठी काली चिड़िया उड़ गई, उड़ गई ये तो वर्ब हो गई, उड़ गई, ठीक है। अब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि कौन उड़ गया, पेड़ पर बैठी काली चिड़िया उड़ गई, ये सब्जेक्ट है ना। इस सब्जेक्ट में क्या करना है, जब इसमें कोई वर्ब नहीं होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, अर्थात ये फ्रेज होता है, अपने आप में ये एक फ्रेज है, वाक्यांश है, तो इसको आप क्या करेंगे, पीछे से ही बनाएंगे। एक काली चिड़िया, अ ब्लैक बर्ड, एक अ ब्लैक बर्ड। अब बैठी हुई, बैठी हुई सिटिंग, पेड़ पर, पेड़ पर, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। देखोगे ना, पीछे से ही बनाया, मतलब सेंटेंस को तो पीछे से तब बनाते हैं जब सब्जेक्ट आप आगे लगा दोगे। इसमें सब्जेक्ट आपने आगे लगा दिया, फिर पीछे से बनाया, फिर पीछे से बनाया, करेक्ट। लेकिन जो फ्रेज होता है ना, इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें तो टोटल अगर लंबा कोई सब्जेक्ट है तो फ्रेज के रूप में आप उसको पीछे से ही बना करके रख दीजिए। यानी एक काली चिड़िया, अ ब्लैक बर्ड, बैठी हुई, यानी ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 3 टुकड़े हो गए कि एक काली चिड़िया एक टुकड़ा, बैठी हुई दूसरा, पेड़ पर ये तीसरा। लेकिन लगाना ऐसे ही है 1 2 3, पीछे से ही बनाएंगे। ए ब्लैक बर्ड, काली चिड़िया, बैठी हुई सिटिंग, पेड़ पर, ऑन द ट्री, उड़ गई। अब ये आपकी वर्ब है तो फ्ल्यू अवे। तो मित्रों चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसमें जो हम लोगों को एक सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है कनेक्टर्स की। दोस्तों कनेक्टर्स का मतलब सबसे महत्वपूर्ण है प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे आपने इसमें देखा विथ, ये कनेक्टर है, ये कनेक्ट करता है इसको। इन द फील्ड, ये इन करेक्टर है। तो जब लंबा इंग्लिश का सेंटेंस होता है ना तो हिंदी निकालने में हमें समस्या आती है प्रीपोजिशन में। तो चलिए मित्रों नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं प्रीपोजिशन के साथ बेहद ही सरल तरीके से। तब तक कुछ इंग्लिश का लेसन निकालिए और जैसा मैंने तरीका बताया इस हिसाब से उसका ट्रांसलेट करिए, उस अंग्रेजी को समझिए और उन सेंटेंसेस को बोलने का प्रयास करिए और खुश रहिए। नमस्कार।